हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। तो ये इन्वायरमेंट स्पेशल की सीरीज़ है। इसमें हम टेट, सी टेट और सुपर टेट के इन्वायरमेंट वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो टेट या सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी आपको वीडियो बनाता हूं तो आप मिस ना कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो आज हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट का पहला चैप्टर। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम कुछ कवर कर लेते हैं और जो बच जाता है उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं टेट, सुपर टेट और सी टेट के, उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो पर्यावरण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? परि और आवरण। ठीक है, परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है ढके हुए, अर्थात जो चारों ओर से ढके हुए। अब किसको ढके हुए हैं या कौन ढके हुए हैं? तो हम आपको बता दें, समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। कौन घेरे हुए हैं? समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आप हैं, ये आप हो गए, और आपके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? हाउस भी बना होगा, ठीक है, घर भी होंगे, है ना, पेड़ पौधे होंगे और सन होगा। तो ये क्या है? अजैविक पदार्थ हैं जो आपको घेरे हुए हैं, या भौतिक पदार्थ हैं जो आपको घेरे हुए हैं। ठीक है, अभी हम इसको और डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्यावरण का अर्थ। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या है? चारों ओर से ढके हुए। अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो पर्यावरण है वो क्या बताता है कि परिधन आवरण से बना है। अब परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढके हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो क्या है? सीधी सीधी परिभाषा निकलती है कि हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंट से दो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो उनको हमने इसीलिए रेड कर दिया है। ठीक है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, तो क्या करेंगे आप? 1986 में। ठीक है, इसी प्रकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था। ठीक है, अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये क्यों लाया गया? क्योंकि जो पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा था उसके क्षरण को रोकने के लिए ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, ताकि हम पर्यावरण को संरक्षण कर सकें। ओके, इसी प्रकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट लर्न करने हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, अब अगर हम पर्यावरण की संरचना और प्रकार के बारे में बात करें तो अगर हमें इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो हम क्या कहेंगे कि पर्यावरण जो है वो भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। ठीक है, मतलब इसमें जीवित तथा अजीवित संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण की आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को दो प्रकार में बांटा गया है या दो भागों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से दो भाग हैं? तो पहला है हमारा अजैविक या भौतिक पर्यावरण, यानी कि एबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या है? जैविक पर्यावरण, यानी कि बायोटिक एनवायरनमेंट। अब अजैविक या भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम तीन पर्यावरण को और पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्थल मंडलीय पर्यावरण हो गया, वायुमंडलीय पर्यावरण हो गया और जल मंडलीय पर्यावरण। ठीक है, और जो जैविक पर्यावरण है इसके अंतर्गत हम वनस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पर्यावरण की संरचना। जो पर्यावरण है वो किस किस से मिला है? जीवित तथा अजीवित संगठकों से मिलकर बना है। और इसके जो प्रकार हैं वो कितने हैं? दो हैं, अजैविक या भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। ठीक है, अब अगर हम इस अजैविक या भौतिक पर्यावरण में देखें तो हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है? तो अजैविक या भौतिक पर्यावरण में हम पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान है, झील है, मरुस्थल है, सागर है और तटीय सागरीय पर्यावरण है, इन सबको पढ़ेंगे। ओके, तो और जो जैविक पर्यावरण है इसमें हम वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें कि पर्यावरण के जो संगठक हैं, अब संगठक मतलब कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट है वो किस किस से मिलकर बना है, किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो उसको हमने क्या बोल दिया
कि पर्यावरण के संगठक, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण के संगठक, यानी कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है वो 3 टाइप्स के कंपोनेंट से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं? भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक, और तीसरा है हमारा ऊर्जा संगठक, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि भौतिक और जैविक संगठक के बारे में, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, और जैविक संगठक में के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। अगर हम ऊर्जा संगठक की बात करें तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम सौर्य की ऊर्जा हो गया और भूतापीय ऊर्जा हो गया, यानी कि सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो सृजन है वो कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या किसके नेतृत्व में हुआ। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन जो है वो 17 सितंबर 1985 को हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो राजीव गांधी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ? राजीव गांधी के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 17 सितंबर 1985, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब अगर हम मानव तथा पर्यावरण के बीच अगर हम संबंध को देखें कि मानव और पर्यावरण के बीच कैसा संबंध रहा है और संबंधों में कैसे परिवर्तन आता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, टाइम पीरियड में डिवाइड किया, फिर मानव का स्वरूप उस टाइम पीरियड के अनुसार कैसा हो गया और उनका संबंध कैसा था, ठीक है। तो जो सबसे पहला काल था आखेट एवं भोजन संग्राहक का। आखेट का मतलब होता है क्या? शिकार। क्या होता है? शिकार। तो जब जो मानव था वो शिकार करता था और भोजन को क्या करता था? एकत्र करता था अपने जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है। तब मानव का जो जीवन था वो कैसा था? स्वरूप जो कैसा था? जीवीय या भौतिक मनुष्य था, ठीक है। कैसा था? जीवीय या भौतिक मनुष्य। तो इससे क्या था कि मानव जो था वो अपने केवल जीवन निर्वाह के लिए करता था ये सब, ठीक है। और वो प्रकृति का एक फैक्टर हो गया था और उसे पता भी नहीं था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव का जब विकास हुआ तो वो पशुपालन और पशुचारण करने लगा, यानी कि पशुओं को पालने लगा, ठीक है। तो समय के साथ साथ जब पशुओं को पालना भी सीख लिया तो फिर क्या हुआ कि वो एक जगह रहने लगा ठहर कर। तो अपने पालतू जानवरों को, जो जंगली जानवर होते थे, उनसे बचाने के लिए एक समुदाय के साथ रहना सीख गया। तो इससे क्या हुआ? एक सामाजिक मनुष्य का निर्माण हुआ, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सामाजिक मनुष्य किसके द्वारा बना है? तो किसके द्वारा? पशुपालन एवं पशुचारण के द्वारा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो कैसा हुआ? रूपांतरण की तरह हुआ, मॉडिफाई हो गया थोड़ा सा, ठीक है। फिर हुआ क्या कि फिर पौधों को भोजन के लिए उसने क्या किया? उगाना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि पौधे के पालन के माध्यम से प्राचीन कृषि का विकास हुआ, जिस कारण से लोगों में स्थायी जीवन व्यतीत करने की क्या हुई? शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ कि जब कृषि करना सीख गया तो धीरे धीरे क्या हुआ? सभ्यताएं विकसित हुई। क्या विकसित हुई? सभ्यताएं विकसित हुई। जैसे कि आपने सुना होगा मिस्र घाटी की सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो इन सभी सभ्यताओं का क्या हुआ? अभ्युदय हुआ, यानी कि उदय हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब करता गया तो मनुष्य क्या हो गया? एक सामाजिक मनुष्य तो बन चुका था। फिर क्या हुआ? वो व्यापार की तरफ बढ़ने लगा। तो व्यापारिक जब परिवर्तन होने लगा तो क्या हुआ कि कृषि के लिए जो निरंतर सुधार करता गया, उसमें परिमार्जन करता गया, ठीक है। और इस कारण से हुआ क्या कि मानव जनसंख्या में भी क्या हुई? निरंतर वृद्धि होती गई। और इसका परिणाम क्या हुआ कि अधिकाधिक वनों को वो साफ करके कृषि भूमि में परिवर्तन करने लगा, ठीक है। तो इसके द्वारा हुआ कि वनों का विनाश होने लगा, यानी कि पेड़ पौधों को काटने लगे। तो इससे क्या हुआ? परिवर्तन कर्ता का संबंध बन गया, किसके बीच में? मानव और पर्यावरण के बीच में, ठीक है। अब तो ये हमारे लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। जब से मनुष्य आर्थिक मनुष्य का व्यवहार स्वरूप हुआ मनुष्य का, तब से जो जीवन है वो थोड़ा क्या हो गया? कठिन हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकी का काल आया तो क्या हुआ कि जो मानव का जो स्वरूप है वो कैसा हो गया? प्रौद्योगिक, केवल अपने फायदे के लिए सोचने लगा।
तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो क्या हुआ, औद्योगिकरण के साथ साथ पर्यावरण के मध्य जो व्यवहार था वो कैसा होने लगा, शत्रुतापूर्ण होने लगा। मतलब शत्रुता की नज़र से देखने लगे उसको, कि मतलब अपने फायदे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो एक डिस्ट्रॉयर की तरह हो गया, यानी कि विनाशक की तरह हो गया। तो जो मनुष्य है वो पर्यावरण का विनाशक होता गया। अब अगर पर्यावरण पर पड़ने वाले मानव के प्रभावों की बात करें तो इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रभाव, ठीक है। अगर अगर हम प्रत्यक्ष प्रभाव की बात करें यानी डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो ये जो होते हैं पहले से सुनियोजित होते हैं, यानी कि पहले से हमें पता होते हैं। यानी कि जो पर्यावरण से जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं इनसे मनुष्य अवगत रहता है, यानी कि इनके बारे में उसको जानकारी रहती है, ठीक है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं ये ना तो पहले से प्लान्ड होते हैं और ना ही इनके बारे में मनुष्य को कोई जानकारी होती है, ठीक है। तो अगर हम प्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में देखें तो कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा भूमि उपयोग में परिवर्तन, यानी कि आजकल जो भूमि उपयोग में जो परिवर्तन होता जा रहा है ना, कृषि में विस्तार तथा फसलों के उत्पादन के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है ना, घास के मैदानों को जलाया जा रहा है और व्यापारिक उद्देश्यों से पेड़ों को बृहद स्तर पर उनको कटाई की जा रही है, ठीक है। और तरह तरह के बीजों को बोया जा रहा है जिससे कि फसल हमें कम समय में ज़्यादा मिल सके, ठीक है। तो ये सभी क्या है, भूमि उपयोग में परिवर्तन होता जा रहा है, ठीक है। तो अगला है कृषि सॉरी निर्माण एवं उत्खनन कार्य। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि नदियों पर आप देख रहे होंगे कि बांधों का निर्माण होता जा रहा है, जल भंडारों तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण है। और जो नदी की धाराएं हैं उनके उनमें छेड़खानी की जाती है कि उनकी धारा है वो उसको दूसरी दिशा में घुमा देना है। तो ये सभी क्या है कि निर्माण एवं उत्खनन कार्य के लिए क्या किया जा रहा है कि पर्यावरण के साथ मानव जो है वो क्या कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, ठीक है। इसके इम्पैक्ट हमें डायरेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरा है क्या, नाभिकीय कार्यक्रम। ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर हम आई ए ई यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी लिख देते हैं हम आपको, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगर हम इसकी रिपोर्ट के अनुसार देखें जो 2019 में आई थी तो उसके अनुसार कि तो पूरे वर्ल्ड में 450 यानी कि 450 परमाणु रिएक्टर हैं जो कार्य कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो सन 1979 में 3 माइल आइलैंड जो कि कहाँ है, USA में है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। इसमें क्या हो गया, एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। फिर क्या हुआ आगे चल के 1986 जो कि चेरनोबिल डिजास्टर हुआ। ये आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और भी वीडियो में, अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ। फिर क्या हुआ, कहाँ हुआ, यूक्रेन में, ठीक है। फिर 2011 में हुआ जापान में, फुकुशिमा नामक स्थान है वहाँ पर हुआ। तो ये क्या है कि न्यूक्लियर डिजास्टर हुए। तो ये भी क्या है, इससे क्या होता है, रेडिएशन उत्पन्न होती है जो कि ह्यूमंस को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर आप चेरनोबिल डिजास्टर देखेंगे तो उसकी कहानी सुनते आप मतलब कांप जाएंगे बिल्कुल। आप देखेंगे कि जो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था USSR के अंदर 1986 में, तो इसमें क्या होता है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और जो वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जो आग बुझाने वाले जब पहुँचे उनको मालूम नहीं था कि क्या हुआ। तो उनकी जो ऊपर की जो स्किन थी वो पूरी उधर गई थी, मतलब बिल्कुल नीचे टपक गई थी बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे प्रत्यक्ष प्रभाव यानी कि डायरेक्ट इम्पैक्ट। अब अगर हम अप्रत्यक्ष प्रभावों की बात करें तो अप्रत्यक्ष प्रभावों के अंतर्गत क्या है, पहला है हमारा कृषि रसायनों का प्रयोग। आजकल होता क्या है कि जो कृषि है उसमें हम कीटनाशक, रासायनिक दवाओं, रासायनिक उर्वरकों आदि के माध्यम से फसलों को हम क्या देते हैं, पोषण वगैरह देते हैं। इससे होता क्या है कि जो जहरीले तत्व होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र में उनका क्या हो जाता है, विमोचन हो जाते हैं, यानी कि रिलीज हो जाते हैं वो। और फिर वही जो होते हैं रासायनिक तत्व वो क्या होते हैं, फिर जो हमारी फूड चेन होती है यानी आहार श्रृंखला होती है या आहार जाल होता है, उसमें क्या हो जाते हैं, ये घुल जाते हैं। और वही जब हम बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं
तो हमारे शरीर में क्या होता है फिर तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। ये हमें आपको तुरंत समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। अब अगर हम औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें तो होता क्या है कि जो पर्यावरण है, विकसित देशों से जो कचरा निकलता है, जो कारखाने हैं, है ना, इनसे हम क्या करते हैं, जो गंदा जल है इनको हम ऐसे ही बहा देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, कि औद्योगिक अपशिष्ट हो गया। अब है गैसों के सांद्रण में वृद्धि। अब आजकल आप देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी बहुत बड़ी समस्या पड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो गैसों के सांद्रण है इसमें वृद्धि हो रही है। कि जब औद्योगिक क्रांति नहीं थी तब जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी एनवायरनमेंट में वो 290 पार्ट्स पर मिलियन थी। यानी कि जो CO2 की जो मात्रा थी वो कितनी थी, 290 ppm। ppm को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और अब की बात करें हम तो पर्यावरण में जो है वो जो CO2 है वो कितनी पहुंच गई है, 379 ppm। कितनी, 379 ppm। तो आप देख रहे हैं अगर आप इसको परसेंट निकालेंगे तो इसमें मतलब 25% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो इससे क्या हो रहा है कि गैसों के जो सांद्रण है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आप जानते ही हैं कि ओजोन डिप्लेशन होगा, यानी कि ओजोन का क्षरण होगा। और जब ओजोन का क्षरण होगा तो क्या होगा कि जो सन है उससे जो यूवी रेज आती हैं, है ना, और जो पराबैंगनी यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या होंगे, धरती पर आएंगी। इससे क्या होगा, ह्यूमंस में स्किन कैंसर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है जो आपको तुरंत समझ में नहीं आते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है ना। तो ये हो गया हमारे क्या, डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसके आगे हम कल देखेंगे बाकी का, ठीक है। और इसमें हम जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास पहुंचते रहें, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हैं जो टेट सुपर टेट या सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और अगर आप मेरी हिंदी की भी वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप टेट सी टेट या सुपर टेट में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, आप हिंदी की भी वीडियो मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।